TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आज हम बात करेंगे असम में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने आज जारी किया। अगर आप इस इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखें तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसकी हम बात करते हैं या आंतरिक सुरक्षा है जिसकी हम बात करते हैं, ये मुद्दे ज़्यादा भारी रहे। विकास के मुद्दे थे लेकिन सबसे ज़्यादा भारी रहे मुद्दे आंतरिक सुरक्षा के, राष्ट्रवाद के, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के और जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी मैं आपसे कहूँगा कि चौंकाने वाले थे। लव जिहाद का शब्द हमने सुना है, इसको लेकर राज्य सरकारों ने कानून बना दिए हैं, लेकिन पहली बार लैंड जिहाद का शब्द इस्तेमाल हुआ असम के मैनिफेस्टो में। इसमें यह भी बोला गया एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम बनाएंगे हम, जिसमें अगर उनको लगा कि कोई संस्था या कोई व्यक्ति रेडिकलाइज होकर समाज या किसी व्यक्तियों के खिलाफ काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये मुझे लगता है कि कड़ा कानून होगा। उसके बाद एक अलग से आसाम की कल्चरल पॉलिसी पे भी बात हुई कि आसाम के लिए एक अलग कल्चरल पॉलिसी बनाई जाएगी और उसके बाद कई तमाम, जिसे मैं कह सकता हूँ कि कल्चरल जो मुद्दे हैं आसाम के, उन पे कई सारे वादे किए गए। जैसे पहला वादा ये किया गया कि जो आसाम में अहोम राजा हैं उनके नाम से 42 मैदान होंगे और उनको हेरिटेज साइट्स बनाया जाएगा। बोरुफुकन एक विशेष भूमिका रखते हैं आसाम की राजनीति में और आसाम की संस्कृति में। वो जो वेस्ट इंडिया से इन्वेडर्स आए थे उनको रोक पाए थे, वो एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी हैं। तो ये कहा गया है कि उनके नाम पे एक ट्रियोक में बड़ा कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि वहाँ की जो प्रांतीय भाषाएं हैं, जो ट्राइबल भाषाएं हैं, जो उनका कल्चर है, जो म्यूज़िक है, जो फिल्म है, उनके लिए स्पेशल फंड दी जाएगी। और यहाँ तक ये मैनिफेस्टो जाता है कि जो भारत में पहले से रह रहे हैं मुसलमान, उनके लिए अलग से कास्ट आइडेंटिफिकेशन होगा, एक कास्ट सेंसस होगा और केवल उन्हीं तक सुविधा पहुँचेगी। तो ये बात बार बार कही जा रही है कि जो घुसपैठी आए हैं उनको किसी तरीके की भारत से सुविधा नहीं मिलेगी। तो उसी संदर्भ में बोला जा रहा है कि एक जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं आसाम में, उन सबको ज़मीन दी जाएगी। ऐसा मेरे हिसाब से पहली बार हुआ था 1970 में, जब ऑपरेशन बरगा हुआ था, कांग्रेस हारी थी, लेफ्ट जीत गई थी, तो सारे बेरोजगार किसानों को लेफ्ट सरकार ने पट्टे पे ज़मीन दी थी। उसके बाद ये होगा अगर आसाम में होता है। उसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि एनआरसी इंप्लीमेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड है, एनआरसी होगी, एनआरसी में देखा जाएगा कौन हिंदुस्तानी है, करेक्शन भी होगा। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है मैनिफेस्टो में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन होगा और दोबारा से देखा जाएगा कि इसमें कौन इंडियन है, कौन बाहर का है, यानी बांग्लादेश से आया है। तो उस पर काफ़ी तवज्जो दिया गया है और उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि लैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है और उन जगह पे हुआ है जहाँ ट्राइब्स और जो छोटी छोटी जातियां हैं वहाँ पूजा करती थीं या उनके लिए कोई धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह होती थी, तो वहाँ से इंक्रोचमेंट हटा दिया जाएगा। तो इस तरह की कई बातें की गई हैं जो अपने आप में नई हैं। यानी मैं कह सकता हूँ जो बात केवल खिलौंजिया सरकार तक सीमित थी 2016 की, थोड़ी बढ़ चढ़ के आई है। इकोनॉमिक प्रोमिसेस भी हुए हैं, जैसे कहते हैं कि विकास से जुड़े प्रोमिसेस कि भाई 2 लाख सरकारी नौकरियाँ, 8 लाख आपको निजी क्षेत्र में नौकरियां, बच्चियों के लिए साइकिल, गृहिणियों के लिए 3000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स होगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला है कि जो आसाम है उसमें फ्लड्स नहीं आएंगे। ये पहली घोषणा है, फ्लड फ्री आसाम, मतलब पहली बार हुआ है कि ये कहा गया है कि आसाम में कोशिश की जाएगी कि अगले साल से फ्लड नहीं आए। तो मैं कहूँगा कि अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो उसमें विकास का इंजेक्शन तो लगा है, लेकिन जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो चुनाव लड़ा जा रहा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे, आसाम के संस्कृति पे, आसाम के प्राइड पे। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव केवल विकास और डेवलपमेंट में हो रहा है, आसाम के चुनाव में विकास का एक छोटा सा इंजेक्शन है, लेकिन चुनाव आसाम की आइडेंटिटी पे लड़ा जा रहा है। यानी इस चुनाव में पोलराइजेशन होना निश्चित है। तो ये था आसाम का मैनिफेस्टो। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।